रिपोर्ट देंगे, ना ही मरे हुए लोगों को ट्रिब्यूट देंगे। मतलब ये कितनी शर्म की बात है कि एयर इंडिया क्रैश का 1 साल पूरा होने के बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडिंग कैमरन तो क्रैश साइट पे पहुंच गई इस हादसे में अपने मरे हुए लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए, पर इंडिया का एक भी मिनिस्टर नहीं पहुंचा। पहुंचना तो छोड़ो, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, ना ही क्रैश साइट पे कोई मेमोरियल तक बनाया गया था। लिंडिंग कैमरन को फूल को जमीन पर ही रखकर ट्रिब्यूट देना पड़ा। असल में आज से ठीक 1 साल पहले 12 जून 2025 को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग प्लेन क्रैश होता है। एयर इंडिया का बोइंग 787 जो 242 लोगों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है लंदन जाने के लिए, पर टेक ऑफ के जस्ट 32 सेकंड बाद ये एक हॉस्टल में क्रैश कर जाता है, जिसके चलते प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 लोग मारे जाते हैं। प्लस जिस हॉस्टल में ये क्रैश करता है वहाँ भी 19 लोग मारे जाते हैं। टोटल 260 लोग मारे जाते हैं। और ये जो 260 लोग मरते हैं, इनमें से कईयों की तो पूरी फैमिली उजड़ जाती है। और कितने लोगों की फैमिली को ऐसा सदमा लगा जिससे वो आज तक नहीं निकल पाए। जैसे सेठवाला और सादिक को ही ले लो। सेठवाला और सादिक एक कपल थे जिनकी फातिमा नाम की एक बेटी थी। 2022 में ये लोग लंदन मूव हुए थे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। फिर 2025 आता है, सादिक अपनी बेटी के साथ इंडिया आती है किसी काम के लिए। सेठवाला नहीं आ पाता, वो लंदन ही रहता है। काम खत्म करने के बाद सादिक अपनी बेटी के साथ वापस लंदन जाने के लिए फ्लाइट बुक करती है और वो फ्लाइट होती है एयर इंडिया का बोइंग 787। 12 जून 2025 को ये प्लेन गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है लंदन जाने के लिए। पर कभी भी ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि टेक ऑफ के जस्ट 32 सेकंड बाद ये प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर क्रैश कर जाती है। सेठवाला जब इस घटना के बारे में सुनता है, वो तुरंत अपनी जॉब से रिजाइन करके इंडिया आता है ताकि कम से कम वो अपनी वाइफ और बेटी को आखिरी बार देख सके। बट सैडली उनकी बॉडी इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि डीएनए एनालिसिस करने के कई दिनों बाद जाकर उनकी डेड बॉडी इसको दिया गया। सेठवाला इस दर्द को झेल नहीं पाता है और वापस यूके चला जाता है। पर जब वो यूके अपने घर में जाता है तो उसको अपनी वाइफ के कपड़े, अपनी बेटी की खिलौने देखकर उसको और ज्यादा याद आने लगती है। वो डिप्रेशन में चला जाता है और उस घर को छोड़कर कहीं और मूव कर जाता है ताकि उसको उसकी वाइफ और बेटी का याद ना आए। वो इंडिया भी नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ भी आने के बाद उसको अपनी वाइफ और बेटी की याद आती। इसीलिए वो प्लान करता है कि यूके में ही वो अकेले अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा। ये तो सिर्फ एक फैमिली की कहानी है जो मीडिया में आई। इस क्रैश में 260 फैमिलीज की भी सेम यही कहानी है। सभी विक्टिम्स के फैमिली को पता है कि वो अपने फैमिली को खो चुके हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसीलिए अब सभी विक्टिम्स की फैमिली सिर्फ एक ही चीज का राह देख रहे हैं और वो है सच्चाई की। सच्चाई उस प्लेन की कि आखिर वो प्लेन क्रैश हुआ क्यों। पर सवाल ये है कि विक्टिम्स के फैमिली को क्या इस क्रैश की सच्चाई कभी पता चल पाएगी या फाइनल रिपोर्ट में भी पायलट्स पे ही ब्लेम डालकर इसकी सच्चाई को दबा दिया जाएगा। इसीलिए पिछले 1 सालों में इस क्रैश से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, जो भी न्यूज आई है, उन सबको एनालाइज करते हैं और इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एयर इंडिया क्रैश का फाइनल रिपोर्ट किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा रही है। शुरू करते हैं। पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया के उस बोइंग 787 प्लेन के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था और इसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में क्या कहा गया। देखो, 1:38 पर ये प्लेन गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। बट टेक ऑफ के जस्ट 3 सेकंड बाद इसके दोनों इंजन के फ्यूल स्विचेस रन से कट ऑफ हो गए। मतलब दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई होना बंद हो गया और दोनों इंजन का फ्यूल सप्लाई कट ऑफ मात्र 1 सेकंड के अंतराल में हुआ, जिसके चलते दोनों इंजन धीरे धीरे बंद होने लगे। बाद में ब्लैक बॉक्स डेटा में सुना गया कि इस टाइम पर एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा है कि तुमने इंजन बंद क्यों किया। दूसरे पायलट ने पैनिक में रिस्पॉन्ड किया कि मैंने नहीं किया। Why did you cut off fuel? I didn't do so. मतलब वो फ्यूल स्विच कैसे बंद हुए ये इवन पायलट्स को भी नहीं पता था। खैर, इंजन के बंद होते ही प्लेन एल्टीट्यूड लूज करने लगा और नीचे गिरने लगा, जिसके बाद दोनों इंजन के फ्यूल स्विचेस को पायलट ने फिर से चालू किया। दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई होना शुरू भी हो गया। एक इंजन रिकवर करने भी लगा बट दूसरा इंजन रिकवर नहीं कर पाया। प्लेन एल्टीट्यूड लूज करता रहा और उसके जस्ट बाद वो प्लेन क्रैश कर गया, जिसकी वजह से प्लेन और ग्राउंड पे मिलाकर टोटल 260 लोग मारे गए। सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बच पाया और वो ये है। अब इस घटना के 1 मंथ बाद इसका प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आता है और उस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में जितने भी प्लेन के मैन्युफैक्चरर्स थे, वो चाहे उसके इंजन बनाने वाले हो या कोई भी, उन सबको क्लीन चिट दे दिया गया था। ये क्लियरली लिख दिया गया था कि उनको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उनके तरफ से सब कुछ ओके है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जानबूझकर पायलट्स पे ब्लेम डालने की कोशिश कर रही है? अब अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं या फिर कोई भी ये सोचता है कि इसमें पायलट्स की गलती है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि ऐसा हो ही नहीं
सकता। और ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा, इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है। देखो, सबसे पहले इस स्विच को बंद करना आसान नहीं होता, ये प्रोटेक्टिव बार से घिरा होता है। अगर इसको बंद या चालू करना भी पड़ता है तो इसको ऐसे उठा कर आगे पीछे करना पड़ता है। तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पायलट्स का इसमें हाथ लग गया हो तो ये बंद हो गया होगा। इसके अलावा पायलट्स खुद कंफ्यूज थे कि ये बंद हुआ कैसे, क्योंकि एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा है कि तुमने फ्यूज स्विच बंद क्यों किया, तो दूसरा पायलट कह रहा है कि मैंने नहीं किया। तो जब वो खुद कंफ्यूज है तो वो कैसे बंद कर सकते हैं। इसके अलावा एक लैब टेक्नीशियन है रोमिना वोहरा, एंड इनकी फैमिली भी इस एक्सीडेंट में मारी गई थी। एंड चूंकि ये एक लैब टेक्नीशियन थे इसीलिए इनको परमिशन थी उस एरिया में जाने के लिए जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा गया था। एंड जब ये उस एरिया में जाते हैं तब इनको कैप्टन सुमित सबरवाल की भी डेड बॉडी देखने को मिलती है। उनका पीछे से पार्ट जल चुका था बट आगे से बिल्कुल सेफ था। और वो देखते हैं कि वो अपने चेयर पे वैसे ही बैठे हैं और प्लेन का योक पकड़े हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्लेन के आखिरी मोमेंट में भी वो प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहे थे और एग्जैक्टली उसी मोमेंट में वो क्रैश हो गया और वो सीन वैसे ही फ्रीज हो गया था। वो पोजीशन में सुमित सुब्रवाल सर की बॉडी ऑलरेडी विथ ऑन कॉस्ट्यूम, मतलब लाइक क्या बोलते हैं, कपड़ों, वही पायलट के ही कपड़े थे और उनकी जो पोजीशन थी विथ हैंडल, जो स्टैंड रहता है ना लाइक ड्राइविंग करने के लिए हैंडल, उसके साथ में उनकी बॉडी थी। तो मतलब आप खुद सोचो, वो पायलट आखिरी मोमेंट में भी प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी गलती कैसे हो सकती है। एंड वो अब तो जिंदा भी नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए। अब यहाँ पे ये हाई चांस है कि इस फ्यूज स्विच के मूवमेंट में प्लेन की तरफ से ही कोई टेक्निकल ग्लिच हुई होगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है। देखो, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पे देखोगे तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया था जिसमें लिखा गया था कि कुछ बोइंग 737 के फ्यूज स्विचेस ठीक से काम नहीं कर रहे, मतलब खुद से ही लॉक या अनलॉक हो जा रहे हैं। बट एफएए ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सेफ है। बट आगे रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये जो फ्यूज स्विच बोइंग 737 में लगे हैं, ये सेम स्विच बोइंग 787 में भी लगे हैं, जो कि एयर इंडिया का वही बोइंग 787 प्लेन ही था जो कि क्रैश हुआ था। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि उस स्विच के वजह से ही वो प्लेन क्रैश हुआ हो। इनफैक्ट फरवरी 2026 में एयर इंडिया की एक दूसरी सेम बोइंग 787 प्लेन के साथ सेम प्रॉब्लम हुई, उसका फ्यूज स्विच खुद से ही बंद हो गया। बट अच्छी बात ये थी कि वो प्लेन अभी ग्राउंड पे ही था, इसीलिए कोई हादसा नहीं हुआ। इवन 2019 में ऑल निप्पन एयरवेज के बोइंग 787 के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ। ये प्लेन भी जैसे ही लैंड हुआ इसके दोनों ही इंजन बंद हो गए। बट अच्छी बात ये थी कि लैंड होने के बाद बंद हुआ, इसीलिए इसका भी कोई हादसा नहीं हुआ। तो जब कई सारे प्लेन्स के साथ सेम इंसिडेंट हो रहे हैं तो एयर इंडिया के इस प्लेन के साथ भी ये सेम इंसिडेंट नहीं हुआ होगा, इसका क्या प्रूफ है। हाँ, प्रूफ होता अगर पायलट्स जिंदा होते तो वो बता देते, जैसे दूसरी प्लेन्स के पायलट्स ने बताया कि कैसे खुद से ही फ्यूज स्विच रन से कट ऑफ हो गया। खैर, अब तो इस हादसा का 1 साल हो चुका है और अभी तक इसका फाइनल रिपोर्ट आ जाना चाहिए था, बट अभी तक आया नहीं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये आ रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है AIB, वो जानबूझकर कुछ की एविडेंसेस को इग्नोर कर रही है और पायलट्स पे ब्लेम डालने की कोशिश कर रही है। ये आरोप अमेरिका की एक सेफ्टी ग्रुप ने लगाई है। उस सेफ्टी ग्रुप ने AIB से कुछ सेंसिटिव इन्फो भी मांगी, ये प्रूफ करने के लिए कि असल में उस प्लेन में ही प्रॉब्लम थी और उसी की वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ। बट AIB ने उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और वो सेफ्टी ग्रुप इतना कॉन्फिडेंस से ये बात इसलिए कह रहे हैं बिकॉज उन्होंने पहले भी बोइंग 787 के हजारों प्लेन्स का एनालिसिस कर रखा है और उन्होंने इन प्लेन्स में एक डिस्टर्बिंग पैटर्न नोटिस किया है कि इन प्लेन्स में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, इवन इंजीनियरिंग डिफेक्ट भी होता है। तो एयर इंडिया के उस प्लेन में भी कोई ना कोई डिफेक्ट तो हुआ होगा और उसी की वजह से वो क्रैश हुआ। खैर, ये तो अब फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगर उन्होंने रिपोर्ट को ईमानदारी से तैयार किया तो। इस क्रैश के एनिवर्सरी पे हमारे मिनिस्टर्स ने एक ट्रिब्यूट तक नहीं दिया, बट यार अब रिपोर्ट तो दे दो, क्योंकि 1 साल के अंदर रिपोर्ट आ ही जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, फाइनल रिपोर्ट में ये ईमानदारी दिखाएंगे या फिर पायलट्स पे ही ब्लेम डालकर इस केस को क्लोज कर देंगे? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।